हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। Civilization, the rise and fall of cultures. Another crown again. Your watch is over. Communications buoy has gone dark in the outer reach. Take your team and investigate. At once. तो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें गेल डॉर्निक बताती है कि वो सारी कहानियां जो मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी, उनमें से सबसे ज्यादा ब्लैक होल की कहानी सबसे ज्यादा डराया करती थी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था और ना ही अंधेरे से मुझे कोई दिक्कत थी, लेकिन मुझे इवेंट होराइजन के ख्याल से ही डर लगने लगता था। और अगर हम उस क्षितिज में जाने का जोखिम उठाते हैं तो उस क्षितिज के अंदर जाने के बाद हमें उसकी ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वापस लौटने नहीं देगा और उससे बच के भागना भी असंभव हो जाएगा। और फिर हम गेल डॉर्निक को इस सपने से जागते हुए देखते हैं और उसकी माँ उसे बताती है कि पूजा की रस्म शुरू होने वाली है। और फिर हमें समुद्र की लहरों को दिखाते हुए गेल डॉर्निक की बैक स्टोरी दिखाई जा रही है, जहां हम एक बच्चे पे उनके रस्म को निभाते हुए देखते हैं। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि गेल डॉर्निक एक ऐसे ग्रुप की हिस्सा है जो लोग किताबों के ज्ञान से ज्यादा भगवान यानी कि उनके स्लीपर पे विश्वास करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उनकी सीयर यानी कि लीडर उन्हें यूनिवर्सिटी में छानबीन करने के लिए भेजती है। और जाते वक्त उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उनकी इस यूनिवर्सिटी को उनकी सीयर यानी कि उनकी लीडर की वजह से बंद कर दिया गया है। और फिर वो लोग उसके अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं। और इसी खोजबीन के दौरान गेल डॉर्निक की मुलाकात डॉक्टर सॉन से होती है और डॉक्टर सॉन से बातचीत करते हुए गेल डॉर्निक को अपने भगवान और किताबों के बारे में डिफरेंस मालूम चलता है। और इसी बातचीत के दौरान डॉक्टर सॉन केले की बुक यानी कि बुक ऑफ फोल्डिंग के बारे में बताते हुए उसे उनको झूठा साबित करना या हकीकत जानने की चुनौती भी देते हैं। और इस बातचीत का गेल डॉर्निक पे इतना गहरा असर पड़ता है कि वो रोने लगती है। और फिर डॉक्टर सॉन को गिरफ्तार करके उनके सीयर के चर्च में पेश किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी सीयर सभी के सामने गेल डॉर्निक को चुनने के बाद उसे केले की बुक पकड़ा दी जाती है। और फिर गेल डॉर्निक आगे बढ़कर पत्थरों से बंधे हुए बुक में केले के बुक को भी बांध देती है। और सीयर अपना फैसला सुनाते हुए पत्थरों को ढकेलकर डॉक्टर को मार डालती है। और फिर रात होने पर गेल डॉर्निक चर्च के अंदर घुसते हुए पानी में कूद जाती है। और फिर डॉक्टर को रस्सियों से मुक्त करने के बाद और अंदर जाते हुए किताबों से बुक ऑफ फोल्डिंग यानी कि केले की बुक लेकर पानी के ऊपर आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गेल उस बुक को पढ़ते हुए एक एकोलाई या पुजारन से मैथमेटिशियन बनने की राह पे आगे बढ़ जाती है और उस थ्योरी पे भी काम करने लगती है जिसके लिए उसे डॉक्टर सेल्डन ने चुना था। और उस सिद्धांत पे काम करने के बाद ट्रेंटोर के स्ट्रीलिंग विश्वविद्यालय में भेजने के लिए 2 शख्स को पैसे भी देती है। और फिर एक ऐसा दिन भी आता है जब वो अपने घर से चुपके से निकलकर उन दोनों शख्स से मिलने के लिए जाती है। और वो दोनों शख्स गेल डॉर्निक के आने पे उसे डॉक्टर सेल्डन का मैसेज दे देते हैं। और उस मैसेज को ओपन करते ही हैरी सेल्डन अवतरित होते हुए अपना परिचय देने के बाद उसे बताते हैं कि My name is Harry Seldon. I am a professor at Streeling University on Trantor. I would like to offer you my congratulations on your novel resolution to the Abraxas conjecture. और जब से तुमने इस सिद्धांत को हल किया है, तुम्हारी इस कामयाबी पे शिक्षा जगत के कई समूहों ने इस पे शक करना शुरू कर दिया है। और आखिरकार ये निष्कर्ष सदियों से मौजूद है और इसने कई तेज दिमागों को अपनी जाल में उलझा रखा है। और मुझे लगता है कि लोगों को ये बात खटक रही है कि एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की ने इसको हल किया है और इसीलिए इस बात को बचाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन प्योर होना ही गणित की खूबी है। और मैंने तुम्हारे सिद्धांत को पढ़ा है और मैं तुम्हारे प्रमाण की पुष्टि करके तुम्हारा समर्थन करना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल उम्दा, सरल और सही है। और गेल डॉर्निक की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है ये शक लोगों में जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। और अगर तुम मेरी मेहमान बनकर ट्रेंटोर पे आती हो तो मैं इसे सम्मान की बात मानूंगा और बेशक ही बहुत ही जल्द तुमसे आधिकारिक तौर पे संपर्क किया जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है तुम पहले मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगी। और फिर मैसेज खत्म होने के बाद हम गेल डॉर्निक को भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए देखते हैं। और जब उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि कोई ना कोई ट्रेंटोर से बातचीत कर रहा है तो वो उनकी बातें सुनकर एक जगह पर भागते हुए खड़ी होकर उन्हें बताती है कि यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है और चाहे तुम इसे 10 गुना ऊंचा उठा दो उसके बाद भी हम लोग नहीं बचेंगे। और गणित की इस गणना को नकारा नहीं जा सकता है। तूफानी हवाएं चलेंगी, भारी सैलाब आएंगे। और तभी उसके पिता उसकी बात काटते हुए उससे पूछते हैं कि क्या ये स्लीपर के शब्द है जो तुम्हारे जरिए बोले जा रहे हैं। और गेल डॉर्निक अपने पिता को बताती है कि ये भगवान के शब्द नहीं है, ये गणित है। और फिर गेल डॉर्निक अपनी थ्योरी के बारे में उन्हें बता देती है
और ये भी बताती है कि मुझे इस ईयर्स के लोग ढूंढ रहे हैं। और ट्रेंटोर की बातें सुनते ही उसके पिता उससे बोलते हैं कि वो मशीनों से भरी हुई दुनिया है और इससे अच्छा होता कि तुम मर जाती। और फिर गेल डॉर्निक अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए बताती है कि बचपन में मुझे ब्लैक होल के बुरे सपने आते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि किसी ऐसी चमत्कारी चीज के पीछे भागना या किसी ऐसी चीज का साक्षी बनना कैसा होता होगा जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं सकते हैं। और बहुत देर बाद तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां से लौटा नहीं जा सकता है। और पिता के गुस्से के साथ ही वो ट्रेंटोर के लिए रवाना हो जाती है और अपने माता पिता से विदा लेने के बाद हैरी सेल्डन के द्वारा भेजे गए शिप में चढ़ जाती है। और जागने के बाद भी ये खौफ जारी रहता है, जैसे कि कोई आवाज आपके कानों में गूंज रही हो या फुसफुसा रही है। जिसकी आवाज हमेशा कम हो रही है लेकिन पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होती है। और फिर हम गेल डॉर्निक को एक गहरी नींद से जागते हुए देखते हैं और जब पॉट खोलकर बाहर आती है तो उसे उल्टियां भी होती हैं और उसके पुकारने के बावजूद भी कोई भी जवाब नहीं देता है। और हैरी सेल्डन की मौत को याद करने के बाद वो इस सिचुएशन से इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो बेचैन होकर दरवाजे को पीट कर और फिर चाकू लेकर उसे खोलने लगती है। और जब सारी मिन्नतें और कोशिश करने के बाद वो पीछे आती है तो उसका चाकू उस गेट पे चिपक जाता है और चिपकने के साथ ही गेट खुल जाता है और शिप एक्टिवेट हो जाती है। और शिप की कंप्यूटर उसे बताती है कि रेस वॉश के आने का प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है। और हम देखते हैं कि अंदर जाते ही उसको लाइके फॉलो करने लगती है और धीरे धीरे करके गेल डॉर्निक आगे बढ़ने लगती है। और अंदर के नजारे को देखने के बाद जब वो कंप्यूटर ऑन करके उससे हेलो बोलती है तो वो बोलती है कि आपका आदेश मान्य नहीं है। और जब इस जगह के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि Identification required. और अपना नाम बताने के बाद जब वो पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो इस पूरे शिप पे अकेली है। और जब वो लुइस पायरेंट को मैसेज भेजने और डेली वेरिएंस को बुलाने को बोलती है तो वो उसे बताती है कि डेली वेरिएंस को बंद कर दिया गया है। और डेट देखने के बाद जब वो उससे पूछती है कि ये कौन सा साल है तो उसे पता चलता है कि वो लगभग इस पॉड में पूरे 34 साल 223 दिन तक सोती रही है। और जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कंप्यूटर उसे बताती है कि Authorization required. और उसके बार बार सवाल पूछने के बाद भी उसे एक ही जवाब मिलता है। और फिर गुस्सा होकर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद वो टर्मिनस के पॉपुलेशन के बारे में सर्च करने को बोलती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे बस्तियां बस चुकी और उसके बाकी के टीम मेंबर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और फिर हैरी सेल्डन के मौत के बारे में सर्च करती है और सर्च करने के बाद टर्मिनस के कमांडर का मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी सेल्डन को एक बॉक्स में बंद कर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। और फिर थोड़ा गुस्सा और इमोशनल होने के बाद वो रेस फॉस के बारे में सर्च करती है और हम देखते हैं कि जब उससे हैरी सेल्डन की मारने की वजह पूछी जाती है तो वो कुछ भी नहीं बताता है। और जब वहाँ का डायरेक्टर या कमांडर गेल डॉर्निक का नाम लेता है तो वो उसे बताता है कि उसमें इसका कुछ लेना देना नहीं है, उसने हैरी सेल्डन को मारने का प्लान अकेले ही बनाया था। और फिर हम देखते हैं कि रेस फॉस को मौत की सजा देते हुए उसे अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उसकी मौत को देखने के बाद गेल डॉर्निक पूरी तरह से टूट जाती है और बाथरूम में जाकर अपने आप को मारने की भी कोशिश करती है। और जैसे ही अपना काम तमाम करने वाली होती है उसे डॉक्टर सॉन की बात याद आ जाती है जहां उसके टीचर उसे बताते हैं कि सभी चीजों के घटने का एक चक्र होता है और विनाश के बाद पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म आने तक विनाश से बचने के लिए ज्ञान ही हमें तरीके दिखाता है। और फिर गेल डॉर्निक तैयार होकर फिर से एक बार कंप्यूटर से पूछती है कि क्या ये शिप अपना रास्ता बदल रहा है और उसके जवाब देने पे उसे पता चलता है कि शिप धीमी हो रही है और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाली है। और जब उससे पूछती है कि ये शिप कहां पे पहुंचने वाली है उसे फिर से वही जवाब मिलता है। और जब कंप्यूटर से घुमा फिरा कर सारे सवालों को जानती है तो उसे कोई भी मंजिल पता नहीं चलती है। और कंप्यूटर से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बाहरी नजारा कंप्यूटर दिखा रहा है, जिससे गेल डॉर्निक ये पता लगा लेती है कि कंप्यूटर उसे अपनी मंजिल दिखाना नहीं चाहता है। और कंप्यूटर से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि इस शिप के मंजिल को सिर्फ रेस फॉस ही देख सकता है। और फिर गेल डॉर्निक ये फैसला करती है कि वो बाहर जाकर खुद ही इस नजारे को देखेगी। और जब उसकी नजर स्पेस सूट पे पड़ती है तो वो उसे पहनकर आगे बढ़ जाती है और शिप के बाहर जाकर अंतरिक्ष में गोते खाते हुए
इंफ्रारेड सिमुलेटर का यूज करते हुए उसे पता चलता है कि वो डार्क स्टार के करीब जा रही है और जब वो कंप्यूटर को बताती है कि उसकी डेस्टिनेशन हेलिकॉन है और उसे चेंज करने का रिक्वेस्ट करते हुए ये भी बताती है कि हेलिकॉन में ही हैरी का घर है और इसीलिए वो वहाँ पे नहीं जा सकती है। और तभी उसे फर्श पे खून दिखाई देता है और जब उस खून के करीब जाती है तो फर्श पे बिखरे हुए खून गायब होने लगते हैं और तभी उसे हैरी सेल्डन फर्श पे पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके पास पहुंचने के साथ ही गेल डॉर्निक का ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और इधर हम टर्मिनस पे देखते हैं कि एनेक्रियन की आर्मी स्पेक्ट्रमी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने हथियारों को छुपा रही है और साइल ह्यूगो से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि वो सारे हथियार हमसे नहीं छुपा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि रोवन अपनी आर्मी से बातचीत करते हुए उसका हौसला बढ़ा रहा है और फिर वो लोग रोवन के आदेश सील के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र पर भी वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं और पूर्व का नजारा दिखाते हुए सेल से बताती है कि कम से कम 50 सैनिक यहाँ पर भी गोलियों की बौछार करने वाले हैं। और उसके पिता पश्चिम के दूसरे छोर से भी बताते हैं कि यहाँ पे भी वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं और सेल उन्हें बताते हुए कहती है कि ये सारी गोलाबारी आप लोगों को परेशान करने के लिए हो रही है, इसीलिए आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। और सेल रोवन को बताती है कि तुम्हारी ग्रेट हंटर तुमसे झूठ बोल रही है और जो वो अपने अंदर महसूस कर रही है वो पूरी तरह से गलत है और वो यहाँ पे सब कुछ नाश करने के लिए आई है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जिस पर रोवन उसके पास आते हुए उससे बोलता है कि तुमने हम सभी को बहुत कम करके आका है और हम सभी पर एनेक्रियन के घाव मौजूद है। और सेल उससे बताती है कि फेरा तुम लोगों से बिल्कुल अलग है और उसका खेल खत्म हो चुका है और कोई भी अगली चाल उसकी आखिरी चाल होगी। और चाहे तुम्हारे पास हमसे ज्यादा सैनिक क्यों ना हो, लेकिन तुम हमसे ज्यादा बेसब्र हो और हमसे डरे हुए भी हो और इसीलिए बेसब्र लोग हमेशा गलतियां किया करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इंपीरियल की शिप वहां पे पहुंच चुकी है। और फिर सभी लोग उसे इस ग्रह के क्षेत्र में दाखिल होते हुए देखते हैं और सेल अपने डायरेक्टर को बताती है कि इंपीरियल की शिप आ चुकी है। और जब डायरेक्टर अपने साथियों को इंपीरियल शिप के बारे में बता रहा होता है तो इस खबर को सुनने के बाद फारा बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि टर्मिनस पहुंचने के बाद जहाज चला रहे सैनिक अपने कमांडर को टर्मिनस के बारे में बताते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि एनेक्रियन के जंगी जहाज उस ग्रह पे मंडरा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिप का कमांडर उन लोगों से कनेक्ट करते हुए लुइस पायरन को बुलाने का हुक्म देता है और ट्रेंटोर का कमांडर उससे पूछता है कि एनेक्रियन सैनिकों की गतिविधियों के बारे में किसे पता है। और साइल अपना परिचय देते हुए उसे बताती है कि मैं यहाँ की वार्डन हूँ और एनेक्रियन एम्पायर ने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने यहाँ के संचार प्रणाली को इस उम्मीद से नष्ट किया है ताकि इंपीरियल के लोग यहाँ पे आ सके। और मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि जब तक उन लोगों से आपको बुलाने का कारण ना पता चले आप लोगों को वहीं पे रहना चाहिए। और उसके पूछने पे लुइस पायरन उसे बताता है कि उनकी कमांडर फेरा काइन उनके हिरासत में है और इस बात को जानने के बाद कमांडर फेरा काइन को टावर में लाने को कहता है और सेल उन्हें मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात बीच में ही कट जाती है और हम देखते हैं कि रोवन अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उनके लोकल नेटवर्क को पूरी तरह से जाम कर देता है। और जब ह्यूगो उसका रीजन पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो लोग उसे टावर में ले जाने वाले हैं और अगर फारा वहाँ पहुँच गई तो वो टावर के प्रसारण को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, जिसकी वजह से ये सील पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और फिर सेल इस बात को बताने के बाद ह्यूगो से बोलती है कि हमें अपने लोगों को वापस बुलाना होगा और मुझे वापस फिर से जेल जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग फारा को जेल से बाहर निकालकर टावर की तरफ ले जा रहे हैं और जब सेल दौड़ते हुए जेल तक पहुंचती है तो वो लोग उसे ले जा चुके होते हैं। और इस बात को देखने के बाद जब वो बाहर भागती है तो हम देखते हैं कि फारा टावर में पहुंचकर दर्द का बहाना बनाते हुए उनसे अलग हो जाती है और चिल्लाते हुए अपनी आंख को निकालकर उनसे बोलती है कि तुम्हें अपने वार्डन पे भरोसा करना चाहिए था। और अपनी आंख की मशीन को फेंकने के साथ ही टावर में एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी संचार प्रणाली नष्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी सील एक एक करके बंद होने लगती है। और फिर रोवन अपनी आर्मी को आदेश देते हुए उनके ऊपर हमला बोल देता है और सेल इस नजारे को देखने के बाद टावर के अंदर घुस जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रोवन और उसकी आर्मी शहर के अंदर घुसते ही कोहराम मचाना शुरू कर देती है। और इधर जब सेल टावर के अंदर पहुंचती है तो लुइस पायरन यहाँ के हादसे के बारे में बताने के बाद उसे बताता है कि उसकी माँ को फारा ने बंधक बना लिया है।
और जब सैल अपनी माँ को खोजते हुए अंदर पहुंचती है तो फारा उसकी माँ की कनपट्टी पे बंदूक रखी होती और फारा उसे बोलती है कि अगर तुमने अपनी बंदूक को नीचे नहीं रखा तो मैं इसका भेजा फ्राई कर दूंगी। और सैल उसे मैनिपुलेट करते हुए उसे बताती है कि तुम चाहती हो कि उसे बचाने के लिए मैं फाउंडेशन की बलि चढ़ा दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अपनी माँ से कहती है कि उस वक्त को महसूस करने की कोशिश करो जब मैं 4 साल की वॉल्ट में थी और आप जमीन पे रेंग रही थी और मैं डरी हुई थी। और उसके माँ के हाथ छुड़ाने के साथ ही सैल उस पे गोली चला देती है और अपनी माँ से माफी मांगने के बाद उसे अंदर जाकर ढूंढने लगती है। और फिर फारा उसकी बंदूक गिराने के बाद उससे लड़ने लगती है। और फिर सैर इस लड़ाई को खत्म करते हुए उसके ऊपर फिर से बंदूक तान देती, लेकिन तभी उसके आदमी आकर उसकी माँ के माथे पे बंदूक रखते हुए उसे बचा लेते हैं। और अपने आदमियों से आंखें लेने के बाद सैल को वहाँ का मौत का नजारा दिखाते हुए उससे बोलती है कि देखो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि सब कुछ खोने पे कैसा लगता है और अपनी पूरी जिंदगी को जलते हुए देखना भी कैसा लगता है। और इस साम्राज्य ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। और सैल उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे लोगों का सच में स्टार ब्रिज से कोई लेना देना नहीं था और अगर एनेक्रियन निर्दोष थे तो वही चीज तुम टर्मिनस के साथ कैसे कर सकती हो। और फारा उससे बोलती है कि वही तो बात है, टर्मिनस निर्दोष नहीं है। सेल्डन की भविष्यवाणियों ने हमारे साम्राज्य को गुस्सा दिला दिया था और तुम्हारे पैगंबर ने जो कहा था उसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया जल गई और हम फिर से मौत के नजारे को और युगों को फाइट करते हुए देखते हैं। और जब कमांडर उन्हें हथियार डालने के लिए और एम्पायर की धमकी देता है तो फारा के हुक्म से उनके ऊपर निशाना लगाने के बाद उन पे गोली चला दी जाती है। और फिर हम उनके शिप में आग लगते हुए और डिसबैलेंस होते हुए पूरी तरह से नष्ट होते हुए देखते हैं। और सैल इस नजारे को देखने के बाद उससे बोलती है कि क्या इससे तुम्हारा दर्द कम हुआ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार। और फारा उसकी बात काटते हुए उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि ये सब करने के बाद मैं हल्का महसूस करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मेरा दर्द कम हुआ है। और रोवन उससे बोलता है कि इसे मारकर हम अपना काम समाप्त करते हैं। और फारा उससे बोलती है कि हम अपनी योजना पे पूरी तरह से कायम रहेंगे और इसीलिए तुम चुप रहो। और सैल को एक गुस्सा मारते हुए इस एपिसोड की कहानी समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।